छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या, डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरांच्या। साथियों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। दो बात की माफ़ी मांगनी है। पहली तो इस बात की माफ़ी, मला मराठी येत नाही, हिंदी चलेगी। और दूसरी बात ये कि मुझे पता चला कि ये कार्यक्रम 5 बजे का तय किया गया था और मेरे ख्याल से अब 9 बजने वाला है, तो मैं देरी से पहुंचा हूं। हालांकि मेरी गलती नहीं है। अब नागपुर एयरपोर्ट का एयर स्ट्रिप का लाइट बंद हो जाए तो उसमें हमारी क्या गलती है। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं कि मैं आपके बीच देरी से आया हूं। सो और कोई देरी नहीं करनी है, सीधे आपसे मैं 2-4 बात करना चाहता हूं। तो मेरी बात जहां तक पहुंच रही है, उमरेड विधानसभा के, रामटेक लोकसभा के और महाराष्ट्र की इस महान भूमि के आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, दुकानदारी करके, मेहनत मजदूरी करके, छोटा मोटा काम धंधा करके, बिजनेस करके, ऑटो चला के, रिक्शा चला करके, अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम मेहनत का सावाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको जय भीम पेश करता हूं। साथियों, मुझे लगता है कि यहां जो लोग मौजूद हैं और महाराष्ट्र के नागरिकों तक जो हमारी बात पहुंच रही है, मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र के लोगों को कुछ समझाने की जरूरत है। महाराष्ट्र के लोगों को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग ऑलरेडी बहुत समझदार हैं। महाराष्ट्र के लोग वो लोग हैं कि इस देश को जब भी जरूरत हुई है तो इस भूमि ने संतों को पैदा किया है। ये भूमि है संत तुकाराम की। जब भी समाज में गुलामी ने सर उठाया है तो इस धरती ने पैदा किया है छत्रपति शिवाजी महाराज को। जब भी समाज में कोई कुरीति फैली है तो इस धरती ने पैदा किया है अन्ना भाऊ साठे को, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। ये धरती इस देश को जब जब जरूरत होती है अपने लाल पैदा करती है। और कहते हैं कि इस देश में अगर पुनर्जागरण के इतिहास को पढ़ा जाएगा तो महाराष्ट्र का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। इस देश में समाज सुधारक के काम को ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के काम के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र के जो रहने वाले लोग हैं उनको मेरे जैसे साधारण व्यक्ति से कुछ सीखने समझने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं आपको कुछ बताने समझाने के लिए नहीं आया हूं। मैं जब भी महाराष्ट्र आता हूं, मैं महाराष्ट्र से कुछ सीखने आता हूं, थोड़ा सा साहस लेकर के यहां से जाता हूं। लेकिन जब चुनाव हो रहा है और इस चुनावी समर में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये, और जब हम पर्व की बात करते हैं तो आज 13 अप्रैल है और आज हमने पूरे देश में, पूरी दुनिया में जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों को याद किया है, उनको शहादत दी है, उसको श्रद्धांजलि दिया है। कल ये नागपुर की धरती है, दीक्षा भूमि है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश जो है उसकी जयंती मनाएगा, धूमधाम से जो है उनको याद करेगा, उनके समता और न्याय के सिद्धांत पर चलने की कोशिश करेगा। उसी तरह से लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व होता है, लोकतंत्र का सबसे महापर्व। लेकिन इस लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ बातें ऐसी हैं
जो किसी भी आम नागरिक को, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, किसी भी विचारधारा से जुड़ा हुआ हो, किसी भी पार्टी का पट्टा अपने कंधे पे रखा हुआ हो, किसी भी पार्टी का झंडा उठाए हुए हो, लेकिन जो भी ईमानदार नागरिक हैं इस देश के, जो भी समझदार नागरिक हैं इस देश के, जो इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं, उनको इस चुनावी समर में कुछ चीजों पर गौर फरमाने की जरूरत है, कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। आप सब लोगों ने सुना होगा, जब भी आप टीवी खोलेंगे, रेडियो चलाएंगे, मोबाइल देखेंगे, तो एक बात बार बार कही जा रही है, अब की बार 400 पार। आपको याद हो गया? पेट्रोल कैसे मिल रहा है? 100 पार, और डीजल 100 पार, और गैस सिलेंडर 1000 पार। ये जो 400 पार बोला जा रहा है, थोड़ा ठहर करके, रुक करके इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि रामटेक विधानसभा में, लोकसभा में आप लोग वोट देंगे ना, उमरेड विधानसभा के लोग वोट करेंगे, रामटेक में रामटेक के नागरिक वोट करेंगे, और जिनको वोट करेंगे वो चुनाव जीतेंगे। यही होता है ना। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान लिखा, और उस संविधान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उस संविधान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि मर्सिडीज पे घूमने वाले का भी वोट एक है, और साइकिल पर चलने वाले का भी वोट एक है, हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले का भी वोट एक है, और जमीन पर बैठ करके जूता सिलने वाले का भी वोट एक है। यह है संविधान की ताकत। और अगर यह संविधान की ताकत नहीं होती, तो आपको लगता है कि ये जो सारे नेता हैं जो आज आपकी गलियों में आते हैं हाथ जोड़ करके, अपना एसी वाला कार का शीशा नीचा करते क्या? आपकी गंदी गलियों में कभी उतरते क्या? आपके घर के दरवाजे हाथ जोड़ करके अपने माँ बाप को छोड़िए, आपके माँ बाप को अपना माँ बाप मान करके उनके पांव में लटकते क्या? यह संविधान की ताकत है, ये वोट का ताकत है, जिसके चलते 5 साल में ही सही नेता को जनता के बीच जाना पड़ता है और हाथ जोड़ करके वोट मांगना पड़ता है। मैं सोचने समझने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि यह जो 400 पार है, यह नारा नहीं है, यह स्लोगन नहीं है, यह 400 पार वार्निंग है, चेतावनी है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। वार्निंग और चेतावनी कैसे है? एक बार सत्ता को अगर इस बात का अहंकार हो गया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे। क्या नाम है वो इधर जो थे कांग्रेस में, राजू पारवे, वो कल तक इधर थे, आप उधर चले गए हैं। इतना आत्मविश्वास इस देश के राजनीतिक दल को, इस देश के नेता को कहां से आया है? इतना आत्मविश्वास इनको कौन दे दिया है कि चुनाव से पहले ही कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा? जब कोई 400 पार कहता है तो मैं कहता हूं कि 400 पार सीट नहीं होगा, पेट्रोल और डीजल का दाम होने वाला है। यह बात समझ लीजिए। नहीं तो अगर 400 पार हो रहा है तो मेरा एक सीधा सवाल है, तो फिर चुनाव क्यों हो रहा है? क्यों चुनाव हो रहा है? 7 चरण में चुनाव कराने की क्या जरूरत है? क्या सिपाही जी, जब चुनाव जीत ही रहा है एक पार्टी, 400 सीट उसको आ ही रहा है, तो चुनाव क्यों हो रहा है? बताइए। आखिर जब भाजपा जीत ही रही है तो उप सरपंच है ना आप, तो मोदी जी आपके गांव में क्यों आए थे? धूल फांकने के लिए। 400 पार अगर हो ही रहा है तो राजू पारवे जी, जिनको कल तक भाजपा ही कहते होंगे कि ये परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवादी के साथ रहते हैं, मुस्लिम परस्ती करते हैं, समाज बांटने का काम करते हैं, वो राजू पारवे जी का चरण धो करके कैसे पी रहे हैं?
मेरा सीधा सवाल है कि अगर 400 पार इनको मालूम है तो कैसे मालूम है? ज्योतिषी हैं कि बाबा जी का तोता बन गए हैं, कि बाबा जी का तोता जाता है कार्ड उठा करके बता देता है कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। अगर देश का भविष्य इनको पता ही है तो ये क्यों नहीं बताते हैं कि इस देश में 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? ये क्यों नहीं बताते हैं कि विदर्भ के किसानों को अपने ही खेत पर अपने ही पेड़ में लटक करके जान क्यों गंवानी पड़ती है? क्यों शेतकरियों को जान देना पड़ता है, उनको उनके फसल का दाम नहीं मिलता है? अगर इनको इतना भविष्य मालूम है तो जब कोई बेटी घर से निकलने लगे तो ये भविष्यवाणी करके बता दे कि बेटी घर से बाहर मत निकलना, आज तुम्हारे साथ कोई अत्याचार होने वाला है। अगर इनको इतना ही भविष्य मालूम था तो सीआरपीएफ को बता देते कि भैया पुलवामा मत जाओ, वहां आरडीएक्स फूटने वाला है, बता देते ना। इस बात को आप सोचिए कि ये ज्योतिषी नहीं है और ना ये तोता है बाबा जी का, तो इनको कैसे मालूम है कि इनको 400 सीट आ रहा है? इनको ऐसे मालूम है कि इन्होंने इस देश की जनता के आंख में धूल झोंकना सीख लिया है। और जनता के आंख में जब धूल झोंकना कोई सीख लेता है ना, तो वो आपके सामने झूठ बोलेगा, लेकिन आप उस झूठ को पकड़ नहीं पाएंगे। सिगरेट का डब्बा देखें ना, सामने दुकान है, सिगरेट के डब्बा में साफ साफ लिखा रहता है तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है। एक बड़ा गंदा सा फोटो भी बना हुआ रहता है सिगरेट के डब्बा पर, फिर भी लोग सिगरेट खरीदते हैं, अपना पैसा दे करके सिगरेट पीते हैं और अपना फेफड़ा जलाते हैं, जबकि डिब्बा पे लिखा रहता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। यह बात हमको समझनी पड़ेगी कि अगर इनको 400 सीट आ रहा है और इनको सब कुछ मालूम है, तो मैं कहता हूं कि फडणवीस जी के साथ अत्याचार क्यों किया गया? बताइए, बताइए। बाहर से एक आदमी को ला करके, जो कल तक उद्धव जी के लिए कुर्सी लगा रहे थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, और फडणवीस जी बेचारे उप मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री ही बने हुए रह गए हैं। अगर ये इतने ही ताकतवर हैं तो राजू पर्वे को इनको लेने की क्या जरूरत है? शिवसेना को तोड़ने की क्या जरूरत है? जिस अजीत पवार के बारे में कहते थे कि 70,000 करोड़ का घपला किया है, प्रधानमंत्री जी अब 70,000 करोड़ अपने मुंह से बोल ही नहीं रहे। अजीत पवार जब तक एनसीपी में थे तब तक भ्रष्टाचारी थे, जो ही प्रधानमंत्री ने उनको गला लगा लिया है, त्यों ही जो है वो सदाचारी बन गए हैं, त्यों ही जो है वो समाजवादी बन गए हैं, त्यों वो राष्ट्रवादी बन गए हैं। ये बेईमानी हमारे आपके आंख के सामने हो रहा है, और इसीलिए कहता हूं कि ये 400 इसलिए बोल रहे हैं कि ये जनता को एहसास दिलाना चाहते हैं कि तुम हमारे पैर की जूती हो, क्या कर लोगे हमारा? हम इधर से उधर से नेता जमा करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके, लोकतंत्र का गला घोट करके तुम्हारा अधिकार तुमसे छीन लेंगे, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। ये इनके सत्ता का अहंकार है। बोलिए, सत्ता का अहंकार है कि नहीं है? नहीं तो जो आदमी कल तक कांग्रेस में था, कांग्रेस का पट्टा पहन करके घूम रहा था, आज भाजपा का पट्टा पहन करके मोदी मोदी कर रहा है। उसको कौन वोट दिया? उसको इस देश के लोगों ने वोट दिया, उसको इस विधानसभा के लोगों ने वोट दिया, इस लोकसभा के लोगों ने वोट दिया। आंख का शर्म नेता का क्यों मर गया है? आंख का शर्म नेता का इसलिए मर गया है कि नेता की जवाबदेही कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम नेता की जवाबदेही उससे पूछने लगे, जब वो गद्दार आपके सामने वोट मांगने के लिए आए, उसके मुंह पे अगर हम दरवाजा बंद करना शुरू कर दें, तब पता चलेगा कि तुम कौन होते हो यह बात बोलने वाले कि 400 सीट आएगा।
अरे 400 क्या, जनता चाहेगी तो 500 सीट आएगा, 543 सीट आएगा। लेकिन जनता ने जब तक फैसला नहीं लिया है, जब तक 19 तारीख को रामटेप के लोगों ने वोट नहीं दिया है, तब आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि आपको 400 सीट आ रहा है? इसका मतलब यह है कि दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। यह बात हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सबसे जो पहला आग्रह करना चाहता हूं, आप महाराष्ट्र के लोग हैं, आप रामटेक के लोग हैं, आप नागपुर के लोग हैं, आप विदर्भ के लोग हैं, आप पत्थर खोद करके फसल उगाने वाले लोग हैं, आप वो लोग हैं कि जब जब इस देश को जरूरत पड़ी है, आपने इस देश को बदलने का काम किया है। अंग्रेजों के खिलाफ जब क्रांतिकारियों की जरूरत थी, महाराष्ट्र की मिट्टी ने क्रांतिकारियों को पैदा किया। जब समाज में कुरीति बढ़ी तो समाज सुधारकों को पैदा किया। जब धर्म में कुरीति बढ़ी तो संतों को पैदा किया, महात्माओं को पैदा किया, परमात्माओं को पैदा किया। इसीलिए मैं आपसे यह आग्रह करने के लिए आया हूं कि इस सत्ता के अहंकार को आपको चूर चूर करना पड़ेगा। सत्ता के इस अहंकार को आपको चूर चूर करके सत्ता को यह बताना पड़ेगा कि 5 साल में चुनाव होने का कोई कारण होता है। 5 साल में चुनाव होने का कारण यह होता है कि 5 साल में किस पार्टी ने क्या काम किया, जिसको हमने वोट दिया, जिसकी हमने सरकार बनाई, उस सरकार ने अपने किए हुए वादों को पूरा किया कि नहीं किया, इसका 5 साल में परीक्षा हो सके। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हर साल एग्जाम होता था। एग्जाम किस लिए होता था? एग्जाम इसलिए होता था कि मास्टर साहब को पता चले कि विद्यार्थी को कितना आता है, इसीलिए उसकी परीक्षा होती थी। 5 साल में चुनाव इसलिए होता है कि नेता जनता के प्रति अपनी जवाबदेही दे सकें, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही हो कि जो घोषणा पत्र वो लेकर के आए थे, जो वादे उन्होंने जनता से किया था, कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया है और कौन सा वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है, इसका लेखा जोखा जनता के पास रहे। और जनता को अगर लगे कि उसने जनता को किए हुए वादों को पूरा किया है तो जनता उसको वोट देगी। अगर जनता को लगेगा कि हमारे किए हुए वादों को पूरा नहीं किया गया है तो कान पकड़ करके नेता को जमीन पे ले आएगी। ये जनता के हाथ में ताकत है। आपके हाथ में ताकत है कि नहीं है? कि आपको भी लगने लगा है कि 400 पार हो ही गया है तो अब क्या करेंगे? ये सच नहीं है। ये सच वैसा ही है कि जिस टीवी पे ये प्रचार किया जाता है ना, उसी टीवी पे एक और प्रचार आता है। एक नहीं, बहुत सारा प्रचार आता है। एक प्रचार हमको बहुत याद है। जब मैं छोटा था तो टीवी पे फेयर एंड लवली का प्रचार आता था। अब फेयर एंड लवली के प्रचार में कहता था कि मुंह में लगाते ही मुंह गोरा हो जाएगा। प्रचार सुने हैं ना? कभी गोरा हुआ है? ट्राई कीजिएगा कभी। अगर फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा हो जाए तो मेरे पास भी एक भैंस है, मैं सोचता हूं उसके मुंह पे लगा दूं, देखता हूं गोरा होता है कि नहीं होता है। अरे प्रचार है महाराज, प्रचार का क्या होता है? प्रचार सब सच थोड़ी होता है। अब हेमा मालिनी जी प्रचार करती हैं कि केंट देता है शुद्ध पानी, तो केंट तो अभी आया है। इससे पहले क्या हमारे पुरखे शुद्ध पानी नहीं पीते थे? हमारे पुरखों को शुद्ध पानी मिलता था ना। और उसी तरह से एक प्रचार आया है, ठंडा मतलब कोका कोला। तो ठंडा मतलब कोका कोला, तो लस्सी मतलब क्या होता है? गर्मा गर्म। प्रचार इसलिए किया जाता है ना कि सामान बेचा जा सके। बार 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 प्रचार करके आपके दिमाग में यह बात फिट कर दी जाती है कि यह सामान आप खरीद लीजिए। अब तेंदुलकर जी कह रहे हैं कि बूस्ट पियो, तो माता जी अपने बच्चा को बूस्ट पिलाना शुरू कर देती हैं। कॉम्प्लान। प्रचार इसलिए किया जाता है ना ताकि सच्चाई छुपाई जा सके। 400 का प्रचार इसलिए किया जा रहा है ताकि सच्चाई छुपाई जा सके। और सच्चाई इस देश की जो 10 साल में इन्होंने पैदा की है वो खतरनाक है, वो चिंताजनक है। सच्चाई ये है
कि इस देश में हर एक घंटा, और पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं सिपाही जी, नोट कीजिएगा, चुनाव को भेज दीजिएगा, हर एक घंटा, नहीं कीजिए रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं, हमको डरे नहीं लगता है, ना गृह मंत्री से, ना प्रधानमंत्री से, ना ईडी से, ना सीबीआई से, ना जेल जाने से, रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिएगा। 10 साल में इन्होंने देश की हालत यह की है कि हर एक घंटा 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं। अगर आप 5 बजे से इस मीटिंग की इंतजार कर रहे थे, अभी 9 बज रहा है, तो इस 4 घंटे में देश के किसी न किसी कोने में 8 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली होगी। 10 साल में उन्होंने देश की हालत यह की है कि लगभग इतने ही समय में 2 किसान आत्महत्या करते हैं। 3 मिनट के भीतर इस देश में किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिलता है, लेकिन वही किसान जब अपने बीमार बच्चे के लिए दवाई खरीदने के लिए जाएगा, तो जो 5 रुपया में मिलता था पैरासीटामोल, अब 15 रुपया में वो पैरासीटामोल मिल रहा है। हमारे गेहूं का दाम हमको नहीं मिल रहा है, हमारे कपास का दाम हमको नहीं मिल रहा है, हमारे मक्का का दाम हमको नहीं मिल रहा है, हमारी सब्जी का दाम हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन रोज स्कूल का फीस बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, किराया बढ़ रहा है, कपड़ा का दाम बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बढ़ रहा है, मोबाइल का रिचार्ज बढ़ रहा है। मोबाइल के रिचार्ज से याद आया, प्रचार सुनते थे ना, जियो धन धना धन, कर लो दुनिया मुट्ठी में, है बचा है कुछ मुट्ठी में, मुट्ठी ही खाली हो गई है। पहले फ्री में मोबाइल रिचार्ज कराया गया, फ्री में, रात रात भर लड़का सब जो है कान में मोबाइल सटा करके कहता था, खाई क्या सब्जी बना है, रात भर। अब आपको मालूम है रिचार्ज कितने में हो रहा है? 700 में। अब पहले फ्री में आया था, अब 700 रुपया में रिचार्ज हो रहा है। तो आप ये देखिए कि हम जो चीज पैदा करते हैं उसका दाम हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन जो इस देश के कुछ धन पशु हैं, वो जिन सामान को पैदा करते हैं उसका दाम रोज बढ़ रहा है। किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलेगा, लेकिन किसान कपड़ा खरीदने के लिए जाए तो कपड़ा रोज महंगा हो जाएगा। यहां माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आज से 10 साल पहले सोना कैसे मिलता था? बोलिए बोलिए बोलिए, दाम बोलिए, दाम बोलने में क्या है? अब कैसे मिल रहा है? 70,000। तो गाना होता था हिंदी फिल्म में, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। धरती इस पे जो खेती करने वाले किसान हैं, उनके फसल को उनको सोना का दाम नहीं मिल रहा है, लेकिन उस किसान को जब अपनी बच्ची की शादी करनी है, उसके लिए जेवर बनाना है, तो जो सोना 35,000 रुपये तोला मिल रहा था, आज 70,000 रुपये तोला मिल रहा है। बोलिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो गैस का सिलेंडर पहले 400 रुपए में मिलता था, अब 1200 रुपए में मिल रहा है। मतलब 10 साल में महंगाई तिगुनी बढ़ गई है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी आसमान छू रहा है। देश में आज की तारीख में जितना बेरोजगारी है, उतना बेरोजगारी इस देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। सच्चाई यह है कि आप रामटेक में रहते हैं, नागपुर में रहते हैं, मैं जानता हूं, मैं बिहार से आता हूं, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से लोग नागपुर आते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। कम से कम 100 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज होगा रामटेक से लेकर के नागपुर तक। और उस इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कौन है उनके माँ बाप? उनके माँ बाप खेती करते हैं, छोटा मोटा नौकरी करते हैं, छोटा मोटा दुकानदारी करते हैं, और वो दुकानदार सपना देखता है कि पेट काट करके अपने बच्चा को इंजीनियर बनाएंगे, हमारा बच्चा भी टाई लगा करके गुड़गांव में नौकरी करेगा, नोएडा में काम करेगा, बेंगलोर और पुणे में काम करेगा, उसको नौकरी मिलेगी, हमारा जीवन सुधरेगा। और बाजार में जब हम चलेंगे टोपी लगा करके, तो लोग कहेगा कि इंजीनियर का बाप जा रहा है। आज इंजीनियरिंग की हालत क्या है? एक साल में 5.5 लाख से ज्यादा इंजीनियर इस देश में पैदा होते हैं, और 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती है। इंजीनियर बन करके गांव और घर में बच्चे बैठे हुए हैं और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं।
और रेलवे की हकीकत क्या है कि रेलवे की हकीकत यह है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत 30 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली है। 30 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली हैं, लोगों को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। क्यों दिया जाएगा? बाप गृह मंत्री बन गया है, बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया है, हमारे आपके बच्चे को रोजगार मिले कि नहीं मिले कौन पूछ रहा है? ये बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रही है। इसीलिए जब मैं आपके बीच में आया हूं तो मैं ये नहीं कहने आया हूं कि आपको क्या करना चाहिए, मैं ये नहीं कहने के लिए आया हूं। मुझे लगता है कि आपका दुख है और आप अपने दुख को जानते हैं। आपकी सच्चाई है और आप अपनी सच्चाई को जानते हैं। अगर आप अपनी सच्चाई को जानते हैं, आपको मालूम है कि आपके पेट में दाना है कि नहीं है, आपको मालूम है कि आपके बैंक में धन है कि नहीं है, आपको मालूम है कि आपका रोजी रोजगार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर आपको मालूम है अपनी हकीकत, तो हकीकत बुनने के नाम पे जो जुमलेबाजी और बेईमानी की जा रही है उसका बदला आप लोगों को लेना चाहिए, उसका मुकाबला आप लोगों को करना चाहिए। ये अपील मैं आपसे करने के लिए आया हूं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होगा चुनाव का परिणाम, लेकिन मुझे इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि जो हमको अधिकार आज मिला है उस अधिकार की हमको रक्षा करना पड़ेगा। कहां से इनको इतना अहंकार आया है कि चुनाव होने से पहले ये देश को दावा कर रहे हैं कि हम तो चुनाव जीत गए हैं। इस अहंकार का बदला इस देश की जनता को इनसे लेना पड़ेगा। इस देश की जनता को यह सोचना पड़ेगा कि एक तरफ दावा भरा जा रहा है, झूठ का दावा भरा जा रहा है। क्या दावा किया जा रहा है? दावा किया जा रहा है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो गई। बजाइए ताली। देश की इकोनॉमी अगर 5 ट्रिलियन की हो गई तो यह तो खुशी की बात है, इसमें दुख की कोई बात तो है नहीं। दुख की बात तब होती है कि जिस मुंह से कहते हैं कि इस देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो गई है, उसी मुंह से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो अनाज दे रहे हैं। समझे खेल? खेल समझे कि अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है तो वो 80 करोड़ लोग कौन है जो 5 किलो अनाज लेने के लिए मुफ्त में लाइन में लगे हुए हैं? इसका मतलब यह है कि धन बढ़ा है, धन पशुओं का, संपत्ति बढ़ी है प्रधानमंत्री के 2-4 दोस्तों का, रोजगार मिला है गृह मंत्री के बेटा को, और भ्रष्टाचार के नाम पे कार्रवाई किस पे हुई है? भ्रष्टाचार के नाम पे कार्रवाई उसी की हुई है जो मोदी जी को जादू का झप्पी नहीं दिया है। जो मोदी जी को जादू का झप्पी दे देता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मोदी जी ने मामला बिल्कुल साफ कर दिया है, आमने सामने 2 ही ऑप्शन है, या तो जेल जाओ या भाजपा में आओ। समझे? तो परवेज साहब जो हैं वो अगर भाजपा में गए हैं ना तो इसलिए गए हैं कि उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं जनता 400 के झांसे में आ जाए, रामटेक की जनता को अगर एक बार और ठग लिया जाए तो जेल जाने की बजाय पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। नहीं तो जेल का दरवाजा खुला हुआ है। अब यहीं पे आम लोगों को यह सोचने की जरूरत है, यह विचार करने की जरूरत है। बीजेपी का एक कार्यकर्ता मेरे पास आया और बड़ा जोर जोर से बोल रहा था। हम बोले सुनो जरा संभल करके बोलो, कल को बीजेपी अगर ज्वाइन कर लिए ना तो मौसा मौसा कह करके हाथ जोड़ना पड़ेगा। बेचारा भाजपा का कार्यकर्ता तो अलग पेशो पेश में है, आपको भी जानते हैं, खुल करके कुछ नहीं कह रहा होगा, घबराया रहता है, पता नहीं कौन कांग्रेसी कब भाजपाई बन जाए। यह बात इसीलिए मैं राजनीतिक दल के हैसियत से आपके बीच बोलने के लिए नहीं आया हूं, राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता के हैसियत से मैं आपके बीच बोलने के लिए नहीं आया हूं, इस देश का एक साधारण नागरिक होने की हैसियत से। क्योंकि
आज यह परिस्थिति है कि मैं मंच पे आकर के बैठ गया हूं मांझी मंत्री के बगल में। सच्चाई यह है कि जहां आप बैठे हुए हैं ना, हमने अपनी जिंदगी यहीं गुजर बसर की है, हमारे घर वाले आज भी यहीं अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो इस देश का आम नागरिक होने के चलते मैं आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं कि इस देश का भविष्य आपके हाथ में है। जनता को जो अच्छा लगेगा देश में वही होगा। अगर आपको जुमलेबाजी अच्छा लग रहा है तो याद रखिएगा कि जुमलेबाजी का 5 साल का और रिचार्ज हो जाएगा। अगर आपको जुमलेबाजी अच्छी नहीं लग रही है, आपको अपनी हकीकत मालूम है, आप समझ रहे हैं कि आपके साथ धोखा हो रहा है, आपको मालूम है कि जो भी वादे किए गए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। वादा किया गया था, आप सब लोगों को याद होगा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। प्रधानमंत्री जी मुंह से बोले थे, मुंह से ही 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी। अमित शाह के बेटा को छोड़ करके किसी को रोजगार नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से कहा था कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, स्विस बैंक से पैसा लेंगे। बताइए, स्विस बैंक से पैसा लेने की बजाय एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड लेना शुरू कर दिए हैं। स्विस बैंक से पैसा लाएंगे और सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से कहा था कि बुलेट ट्रेन चलवाएंगे। बुलेट ट्रेन तो छोड़ दीजिए, जो नॉर्मल ट्रेन चलता था उस ट्रेन का किराया कभी कभी हवाई जहाज के किराए के बराबर हो जाता है। और जो रेलवे में वृद्धा लोगों को 50% किराए में जो छूट दी जाती थी, वो छूट भी उन्होंने बंद कर दिया। एक एक करके रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट को रोज बेचा जाता है, रोज एयरपोर्ट बेचे जाते हैं, रोज पोर्ट बेचा जाता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से कहा था कि 2022 तक सबके लिए पक्का मकान का निर्माण कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी बेटी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। और हकीकत यह है कि देश की बेटी जो गोल्ड मेडल दिलवाई ओलंपिक में, देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया, उस बेटी के साथ भाजपा के नेता ने गलत किया, छेड़खानी की। और जब वो बेटी संघर्ष करने के लिए आई मजबूर होकर के सड़क पर, आपको नहीं कह रहे हैं, महाराष्ट्र पुलिस को नहीं कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लोगों ने उसके साथ जूता लात चलाने का काम किया। कहां गया वो बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्या हुआ उस नारे का? मैं एक एक वादा अगर प्रधानमंत्री का 10 साल का गिनाना शुरू करूं तो 10 बजे का जो टाइम है ना चुनाव आयोग का, वो 10 बजे का टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन मोदी जी का वादा और जुमला नहीं खत्म होगा। इसीलिए आपको तय करना है कि अगर इस देश का नेता अपने बारे में सोच सकता है, अपने बेटा के बारे में सोच सकता है, अपने परिवार के बारे में सोच सकता है, तो इस देश के आम नागरिकों को भी अपने बारे में और अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य में के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है और आपको पूरा सोचना चाहिए। एक सिंपल उदाहरण मैं आपको देता हूं कि इस देश में नीतियां कैसे बनती है, ये आपको शीशे की तरह साफ हो जाएगा। नीतियां कैसे बनती है मैं दिखाता हूं आपको। आप एमएलए हैं, पेंशन मिलता है, मिलता है ना? ये कांस्टेबल है, सरकारी नौकरी करते हैं, ये भी सरकारी नौकर है, इनको पेंशन मिलता है, आपको मिलता है? क्यों क्यों नहीं मिलता है? समझे बात को? ये इतनी साधारण बात है कि 1 मिनट के लिए टीवी बंद कर दीजिए, 1 मिनट के लिए मोबाइल रख दीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस देश में हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि 2 आदमी बेच रहा है और 2 आदमी खरीद रहा है, और जो 2 बेचने वाला लोग है और जो 2 खरीदने वाला लोग है, ये 4 लोग मिलकर के इस देश को फिर से गुलाम बनाने की साजिश रच रहा है। और गुलाम बनाने की पहली शर्त क्या होती है, ये एक कहानी से मैं आपको सुनाता हूं। जब हाथी के बच्चे को जंगल में पकड़ा जाता है तो उसके पैर में लोहे की एक मोटी चेन डाल दी जाती है। हाथी का बच्चा नटखट है, बार बार कोशिश करता है लोहे की इस चेन को तोड़ने के लिए,
लेकिन वो बड़ा होता जाता है, चेन छोटी होती जाती है, साथ ही साथ उसके दिमाग में यह भ्रम भी बड़ा होता जाता है कि यह चेन हमसे नहीं टूटेगा। जब हाथी बड़ा हो जाता है, उसके पांव बड़े हो जाते हैं, चेन छोटी हो जाती है, एक झटके में वो चेन तोड़ सकता है, लेकिन उसके दिमाग में यह भ्रम बड़ा हो चुका है कि वो चेन नहीं तोड़ सकता है। इसी तरह से इस देश के 140 करोड़ लोगों को एक बार फिर से गुलाम की मानसिकता की तरफ ओर ले जाया जा रहा है। गुलाम की मानसिकता की ओर ले जाया जा रहा है कि देश में इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, लेकिन पंत प्रधान के मुंह पर एक बार भी रोजगार शब्द नहीं आता है। पंत प्रधान के मुंह पर एक बार भी महंगाई शब्द नहीं आता है। पंत प्रधान के मुंह पर एक बार भी किसानों की आत्महत्या शब्द नहीं आता है। पंत प्रधान के मुंह पर एक बार भी जवानों की आत्महत्या का शब्द नहीं आता है, क्योंकि पंत प्रधान ने कहा है कि जिसका खाया है उसी को खिलाएंगे, जिससे लिया है उसी को देंगे। उनका सिंपल सिद्धांत है, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, इनकलाब जिंदाबाद। तो इस देश के आम नागरिकों को सोचना पड़ेगा कि इस जमहूरियत को कौन बचाएगा, इस लोकतंत्र को कौन बचाएगा, इस संविधान की रक्षा कौन करेगा। कल जब हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करेंगे, दीक्षा भूमि में जाकर के उनको माल्यार्पण करेंगे, बाबा साहब को याद करते हुए एक बात का विचार कीजिएगा कि जो बाबा साहब ने संविधान आज हमारे हाथ में दिया है, वो संविधान सुरक्षित है कि नहीं है। आज जब मैं नागपुर आया तो एक पत्रकार ने हमको पूछा कि पंत प्रधान ने कहा है कि संविधान को कोई खतरा नहीं है। हमने कहा कि एक बात बताओ, कभी भी भेड़िया कहता है कि हमसे भेड़ को कोई खतरा है? बोलिए। पंत प्रधान अगर कह रहे हैं कि उनसे जो है संविधान को कोई खतरा नहीं है, तो उनकी ही पार्टी के एक नेता ने कहा कि हम 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं ताकि हम इस देश के संविधान को बदल सकें। तो क्या प्रधानमंत्री ने उस नेता को भाजपा से बाहर किया क्या? इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि प्रधानमंत्री जी का रोना और मगरमच्छ का हंसना दोनों बात बराबर है। अभी जब मैं आ रहा था तो एक साथी और कहा कि कांग्रेस जो है भाजपा की गारंटी से कैसे लड़ेगी। हमने कहा अव्वल तो भाजपा की कोई गारंटी नहीं है। भाजपा की कोई गारंटी होती है? यहाँ माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आप बताइएगा। हिंदू रीति रिवाज से अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरा लेकर के 7 जन्म तक रिश्ता निभाने का वादा होता है कि नहीं होता है जब शादी होती है? अब मंत्र पढ़ते हैं ना, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, मंत्र पढ़ते हैं ना। सूर्य को, चांद को, आसमान को, धरती को, नभ को साक्षी मान करके यह प्रण लेते हैं कि 7 जन्म तक वादा निभाएंगे। निभाया क्या? मोदी जी ने निभाया? फेरा लिया था ना? बोलिए। जो आदमी अग्नि को साक्षी मान करके झूठ बोल सकता है, वो चुनाव के वक्त में जो गारंटी कह रहा है, उस गारंटी का कोई गारंटी है? जो कल तक अजीत पवार को भ्रष्टाचारी कह रहे थे, आज उनकी पार्टी में शामिल हो गया है, उसकी कोई गारंटी है? बेचारा देवेंद्र फडणवीस को कहा था कि तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे, वेटिंग में है। जैसे आडवाणी जी वेटिंग इन पीएम थे, वैसे फडणवीस जी वेटिंग इन सीएम है। इनका कोई गारंटी है? इनका कोई गारंटी नहीं है। इन्होंने आज तक कोई गारंटी पूरी नहीं की है। गारंटी पूरी तब होती है जब जनता उसको अपने हाथ में लेती है, जनता जब अपने मुद्दे को अपने हाथ में लेती है। इसीलिए आप लोगों के जन सहयोग से जनता की आवाज को कांग्रेस पार्टी ने सुनने का काम किया है, और कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको इस बार हम न्याय पत्र कह रहे हैं, क्योंकि इस देश में जो महासमर है, यह संघर्ष है न्याय और अन्याय के बीच में। वो अन्याय के साथ खड़े हैं, हम न्याय के साथ खड़े हैं। बोलिए, आप न्याय के साथ खड़े हैं कि नहीं है? हाथ उठा करके बोलिए, आप न्याय के साथ खड़े हैं कि नहीं है? अगर आप न्याय के साथ खड़े हैं तो कांग्रेस पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे वादा करता हूं
कि आपने अगर तय कर लिया है तो 400 सीट नहीं आएगा। जितना इन्होंने पेट्रोल का दाम पहुंचाया है ना 100, इतना ही इनको सीट आने वाला है। ये चुनाव हारेंगे, इनको चुनाव हारना पड़ेगा। और अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम सीधा मसौदा लेकर के आए हैं, इधर उधर की बात नहीं करना है। जाना है हमको अमरावती से नागपुर। अच्छा, अमरावती से एक बात और याद आया क्या हो रहा है इसको देखिए। मैं तो कभी कभी जो है ना इसको देखता हूं, चिंता भी होती है और मुस्कुराता भी है। क्या मजेदार हो रहा है। एक ही देश है, एक ही प्रदेश है, और इत्तेफाक से रामटेक भी विदर्भ में है और अमरावती भी विदर्भ में है। ऐसा नहीं कि हम पश्चिम महाराष्ट्र का बात कर रहे हैं, कोंकण का बात कर रहे हैं, या जो है कर्नाटका के पास वाले महाराष्ट्र का बात कर रहे हैं। इसी इलाके की बात है। सोच करके बताइएगा। यहाँ तो जो है पुलिस के लोग भी हैं और पढ़े लिखे लोग भी हैं। विचार करके हमको एक बात बताइए कि जो कानून अमरावती में लागू होता है वो कानून बाय रोड आते आते रामटेक में कैसे बदल जाता है? समझे बात को? वहां की जो सांसद हैं उनका सर्टिफिकेट नकली था तो असली हो गया, और यहां जो हमारी प्रत्याशी थी, जो प्रत्याशी होने वाली थी, उनका असली सर्टिफिकेट को नकली बना दिया है ना मजेदार? कितना मजेदार है। और ये सब हमारे आंख के सामने हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बार की लड़ाई, इस बार का संघर्ष विचारों का संघर्ष। एक तरफ झूठ है, नफरत है, अहंकार है, बेईमानी है, धोखेबाजी है। दूसरी तरफ इस देश के आम लोग हैं, न्याय है, मोहब्बत है, एकता है, बराबरी है, रोजगार का अधिकार है, किसानों को उनके फसल का दाम है, महिलाओं को सम्मान है, नौजवानों को नौकरी है। ये दोनों के बीच में आपको चुनना पड़ेगा। और अगर आप हमको चुनते हैं, बोलिए मन बनाए कि नहीं मन बनाए हैं? बदला लेना है ना? गद्दारी जो किया है उस गद्दार को सबक सिखाना है ना? तो परिवर्तन होगा, रामटेक में बदलाव होगा। अच्छा, तो 400 में से 1 जीरो कम कर दीजिए। और अगर हमारी सरकार बनेगी, और इस बात को रिकॉर्ड करके रखिए, तो ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि हम किसानों के लिए एमएसपी का कानून लेकर के आएंगे। मुंह से नहीं, मोदी जी की तरह नहीं कि आज बोल दिया है कि 15 लाख खाते में देंगे और चुनाव के बाद जो है गृह मंत्री कहेंगे कि चुनावी जुमला है। कानून लेकर के एमएसपी की, कानून बना करके एमएसपी की गारंटी करेंगे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर। अगर आप हमको अपना समर्थन देते हैं तो हर घर की महिला को, आपकी धर्मपत्नी का नाम रश्मि जी है, और कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र लाया है उस घोषणा पत्र में महिलाओं को जो सहायता देना है उस योजना का नाम महालक्ष्मी योजना है। महालक्ष्मी योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है कि देश में महंगाई होगी, देश में बेकारी होगी, देश में आर्थिक असमानता होगी। लेकिन हम कहते हैं डिग्री है तो नौकरी है। जिसके पास डिप्लोमा है, डिग्री है किसी भी चीज का, उसको कम से कम पहली नौकरी पक्की करेंगे, 1 लाख तक का उसका रोजगार सुनिश्चित करेंगे। इस बार न्याय जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो आप तमाम लोग आकर के शामिल हुए, आपने जो बातें कही, आपकी बातों को सुन करके, अपने मन की बात नहीं, आप लोगों की बात को सुन करके कांग्रेस पार्टी ने न्याय पत्र तैयार किया है। और इस न्याय पत्र के तहत हम इस बात का संकल्प लेते हैं कि यह दस्तावेज आने वाले समय में भारत का इतिहास बदलने वाला दस्तावेज साबित होगा। और उस न्याय पत्र में हम 5 तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। किसानों का न्याय, महिलाओं का न्याय, युवाओं का न्याय, और इस देश के भीतर तमाम जो तबके के लोग हैं। एक जाति के खिलाफ दूसरे जाति को भड़काना नहीं है, एक वर्ग को दूसरे वर्ग के प्रति नहीं भड़काना है, एक धर्म को दूसरे धर्म से नहीं लड़ाना है,
इस भारत में रहने वाले लोग, चाहे वो किसी जाति या धर्म के लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे। और जो भारत का सपना महात्मा गांधी ने दिखा, और जो महात्मा गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबकी सन्मति के लिए काम करेंगे। गांधी के सपनों का भारत, अंबेडकर के सपनों का भारत और भगत सिंह के सपनों के भारत का निर्माण करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आने वाली 19 तारीख को आपको इस सरकार के अहंकार को ध्वस्त करना है और अपने मुद्दों को जिताना है, अपने बाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर भारत का निर्माण करना है। इसी संकल्प के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, धन्यवाद कहते हुए और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय इंडिया ब्लॉक।